जय हिंद सभी को। अब हमने अभी तक पहला जो चैप्टर है वो वर्ण जाना कि भाई वर्ण क्या हैं, किसे कहते हैं, कौन कौन से वर्ण होंगे। अब उनको पूरा डिटेल में जानेंगे और आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे हम लोग स्वर वर्ण के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें थियरी के साथ साथ इसके एमसीक्यूज भी होंगे जो सब एग्जाम में आ चुके हैं, उनको पूरा कलेक्ट करके लाया गया है और पूरी उम्मीद है कि आपकी परीक्षा में भी जो प्रश्न पूछा जाएगा वो ठीक यहीं से पूछा जाएगा। अगर आपको एग्जाम में स्वर वर्ण से संबंधित कोई प्रश्न नजर आता है तो वो जीत फाउंडेशन क्लासेस की इस क्लास से नजर आएगा। ठीक है, आप लोग नोट्स देख सकते हैं। मैंने जैसे कि वादा किया था पूरी वर्णमाला का नोट्स टेलीग्राम में आपको अवेलेबल करा दिया है, तो आप उसकी क्वालिटी देखिए और बाकी इसके आगे हिंदी लेक्चर्स या जो भी नोट्स वगैरह होंगे, लेक्चर्स तो लाइव आएंगे। नोट्स और टेस्ट सीरीज के लिए आपको हमारे एप्लीकेशन जीत फाउंडेशन क्लासेस को इंस्टॉल करना होगा और वहाँ पे बहुत मिनिमल या नॉमिनल चार्जेस में आपको वो मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं स्वर की। तो स्वर वर्ण किसे कहेंगे भाई? जो इंडिपेंडेंट है, जो स्वतंत्र है। ठीक है, और इसके भेद होते हैं चार। मूलतः कितने भेद होते हैं? चार। लेकिन मैं आपको एक दो जो प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, तो उन दोनों उनको भी पढ़ा जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन उनसे भी पूछता है। परिभाषा तो पतंजलि के अनुसार स्वयं राजन्ते स्वर अवगम भवति व्यंजन मिति, अर्थात स्वर स्वतंत्र है और व्यंजन उन पर आधारित होते हैं। तो ये एक डेफिनेशन है पतंजलि, महर्षि पतंजलि की। देवेंद्रनाथ शर्मा के अनुसार स्वर वे ध्वनि है जिनका उच्चारण करते समय निश्वास में कोई अवरोध नहीं होता। श्वास और निश्वास, सांस लेना और छोड़ना। ठीक है, तो जो छोड़ने वाली सांस की जो प्रक्रिया है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ठीक है, इनहेल और एक्सेल, तो एक्सेल वाला प्रोसेस में कोई भी अवरोध यानी रेजिस्टेंस नहीं आता, कोई भी रुकावट नहीं आती। ये बतलाया देवेंद्रनाथ शर्मा जी ने। आगे चलते हैं। देवी शंकर द्विवेदी के अनुसार जिन ध्वनियों के उच्चारण में, किसके अनुसार? देवी शंकर द्विवेदी के अनुसार, ठीक है, फेफड़ों में आने वाली वायु मुख विवर से अबाध गति से प्रवाहित हो जाती है और वायु मार्ग में किसी प्रकार की बाधा और विक्षोभ उत्पन्न नहीं होती, स्वर कहलाते हैं। वही उनके डिफिनेशन को इन्होंने थोड़ा और मॉडिफाई करा और एक्सप्लेन करा। स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है, मतलब हमारे मुंह से जो वायु है वो बिना किसी अवरोध के बाहर आती है। तो ऐसी कोई भी अगर ध्वनि है तो वो स्वर कहलाएगी। जैसे अ, आ, ई, कोई भी अवरोध नहीं हो रहा इसको बोलने में, हमें उच्चारण करने में। ठीक है, ठीक है। स्व आश्रित वर्ण को, जो खुद पर स्वयं पर आश्रित हैं, किसी दूसरे के गुलाम नहीं, वो क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण कहलाते हैं। तो कितनी सारी परिभाषाएं हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, ठीक है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, स्वर कहलाते हैं। तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं। अच्छा, हिंदी में लेखन के आधार पर स्वर वर्णों की संख्या 13 है। ठीक है, संस्कृत में भी मैंने आप लोगों को बोला है स्वर वर्ण कितने हैं? 13 है। दोनों में फर्क है, देखिएगा। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अन, आ। लेकिन 1, 2 और 3, इन तीनों को निकाल दीजिए तो उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं? 10। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं? आपको नजर नहीं आ रहा और मैंने इस बात को ध्यान ही नहीं दिया। चलिए अब नजर आ रहा होगा। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं? 10 देख पा रहे होंगे। और ये जो 3 आ गए, कौन से? री, अनुस्वार और विसर्ग, ये तीनों मिला के टोटल कितने हो जाता है लिखने के लिए? 13। तो लिखनी के आधार पे 13, उच्चारण के आधार पे 10। लेकिन मूलतः स्वरों की संख्या हिंदी में है 11, संस्कृत में है 13। संस्कृत में जो 13 है भाई, उसमें बताइएगा कमेंट करके कि कौन है वो, कौन दो लोग हैं। क्योंकि ये दोनों जो है ना, अन और अ, अनुस्वार और विसर्ग, इनको बोला जाता है अयोगवाह। स्वर के बाद आने वाले और व्यंजन से पहले आने वाले, तो ये तो अयोगवाह है। ठीक है, मूलतः 11 ही स्वर होगा। तो संस्कृत में वो कौन दो स्वर हैं? कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा।
ठीक है, वीडियो कैसी भी लग रही हो आपको कमेंट करके बताना है। ये कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैं आपको बता दूं। संयुक्त, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से, ठीक है, उत्पन्न होगा, उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त स्वर। अयोगवाह, मैंने बोला था 4, मूलतः 2, मूलतः 2 में अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है, क्योंकि न तो पूर्णतः स्वर है और न पूर्णतः व्यंजन, दोनों के बीच में है, मतलब किसी एक में बहने योग्य नहीं है, ठीक है, मैं ऐसे याद रखता हूं इनको, अयोग्य है दोनों में से किसी में भी, ठीक है। स्वर के बाद आते हैं, याद रखना है, ये बात इंपॉर्टेंट है, और व्यंजन से पहले आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, नोट याद रखिएगा। अनुस्वार, स्वर के आने वाले बाद आने वाले, कंकड़, अंगूर, ठीक है, अनुनासिक, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, ठीक, जिनके में उच्चारण में लघुता रहती है, बहुत कम समय में, चांग, आंगन, दांत, ठीक है। विसर्ग, तो जिन उच्चारण भांति स्वर के बाद ही आता है, तो ये सब चीजें थी। हम आते हैं स्वर पे, अपने टॉपिक पे आते हैं, वो सब भी जब आएगा तब क्लियर करेंगे। मात्रा के आधार पर, ठीक, 4 भेद होंगे स्वर, मैंने बताया था स्वर के कितने भेद होंगे? 4। एक होता है मात्रा के आधार पर, एक होता है ओष्ठाकृति के, एक होता है आपका जीवा, जीव की बनावट के आधार पर, और एक होता है मुखाकृति के आधार पर। तो टोटल कितने भेद होंगे जी? 4 भेद। स्वर के मात्रा के आधार पे नहीं, मात्रा के आधार पे तो 3 होंगे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। स्वर के 4 भेद होते हैं, जिसमें पहला है मात्रा के आधार पे या उच्चारण के आधार पे, दूसरा है आपका ओष्ठाकृति के आधार पे, मुखाकृति के आधार पे, और जीवाकृति यानी कि जीव की बनावट के आधार पे। 4 मूलतः। पहला हम जिसमें पढ़ने जा रहे हैं स्वर के भेद को, जो होता है मात्रा के आधार पे, 3 होते हैं। सबसे पहली बात है कि मात्रा किसको कहेंगे? तो भाई ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा है ना, तो याद रखिएगा, उच्चारण में यानी कि प्रोनाउंसिएशन में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं, ठीक। भाई जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को याद से प्रेस कीजिए। कोई भी लाइव वीडियो आता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, डाउट्स वगैरह अगर आप पढ़ रहे हैं, सच में आपको पोस्ट लेना है तो आपको उसको ऑन रखना है, नोटिफिकेशन जाएगा, तुरंत लाइव जुड़ना है। जब भी लाइव क्लासेस आएंगी, 2-3 क्लास के बाद लाइव क्लास आएगी, ठीक है, हिंदी की। और अभी फिलहाल मैंने पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दिया है, उसकी क्वालिटी देखिए किस तरीके से उसको पूरा फॉर्मेट किया गया है। तो भाई अभी तो वो एक फ्री है, बाकी चूंकि हमको खुद बनवाना पड़ा है, हमको टाइपिंग वाइपिंग नहीं आती, तो जो कॉस्ट है थोड़ा बहुत हम लोग आप लोग मिलकर बांट लिया जाएगा, ठीक। और सिलेक्शन पक्का होगा, क्योंकि क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। चलिए यहां देखते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पे। ह्रस्व स्वर यानी लघु स्वर भी बोलते हैं इसको, या इसको एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लघु, ये हमारे कपार पे आ रहा है क्या? लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर, या इसको आप लोग और क्या बोल सकते हैं? ठीक है, दिखाई देगा, मूल स्वर। नाम याद रखिएगा, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर या मूल स्वर, ठीक है, इसी का नाम है। और इसमें आएगा कौन? ठीक है, इसके उच्चारण बहुत कम समय लगता है, इसलिए इसको ऐसा बोलते हैं हम लोग, ठीक। एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए एक मात्रिक या मूल स्वर भी कहते हैं, ठीक है। सबसे कम समय लगता है, लघु स्वर भी कहते हैं। तो सब इसमें ऑलरेडी लिखा गया है नोट्स में, देखिए। ये 4 हैं, इनको हम लोग कहते हैं अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ठीक है। इन लोग को हम लोग कहते हैं, ये जो 4 हैं इनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। बात करेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर या बड़ा स्वर भी बोलते हैं इसको, या आप इसको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर। कट रहा है थोड़ा सा। द्विमात्रिक स्वर भी कहेंगे, या इसको गुरु स्वर भी कहेंगे। और जो लोग हमको इंस्टाग्राम में फॉलो किए हैं उनको पता होगा हमारा नाम भी गुरुजी है आईडी हमारी उस नाम से है। लोग बोलना चालू कर दिए थे तो हम भी ऐसे रख लिए, ठीक है। तो जाइएगा वहां गुरुजी और स्पेस प्रेमजीत टाइप कीजिएगा, आ जाएंगे, हमको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए काम की बात करते हैं।
ह्रस्व स्वर से इसमें 2 गुना समय लगता है, इसीलिए इसको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर को। ठीक है, 2 मात्रा का समय लगता है। ठीक, और कौन कौन होगा? आ, बड़ी ही, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। तो इस तरीके से 7 होंगे दीर्घ स्वर। ठीक है, 2 गुना समय लगा। ठीक, नाम भी मैंने बता दिया, गुरु, या इसको याद रखिएगा, इसको संधि स्वर भी बोलते हैं। गुरु तो मैंने बताया और आपको याद भी रहेगा अब। ठीक है, गुरु जी के नाम से। थर्ड वाला है प्लूत या प्लूत, ये आपको नजर आ रहा होगा अब, नहीं सबसे आखिरी में है क्या ये प्लूत? हाँ, हमको कंफ्यूजन होता रहता है। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज्यादा समय लगता है। ह्रस्व स्वर में जो भी समय लगता था उससे 3 गुना ज्यादा समय लगता है प्लुत के उच्चारण में, यानी 3 मात्रा का समय लगता है। इसको त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। उदाहरण के लिए ओम। ठीक है, उच्चारण कीजिए ओम। ठीक, और ओम एक ऐसा स्वर है जिसपे साइंस ऐसा मानता है कि जो ब्लैक होल होता है ना, ठीक है, उसमें से ये ही ध्वनि निकल के आती है। ठीक है, ओम की यानी प्लुत स्वर की। 3 त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं इसको। ठीक, कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, आज की क्लास कैसी लग रही है कमेंट कीजिएगा। और पीडीएफ के लिए मैंने बता ही दिया है कि जो लिंक है डिस्क्रिप्शन, उसमें आपको टेलीग्राम का लिंक है, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा, जीवा के आधार पर। जीवा या जीभ की बनावट के आधार पर, तो देखिए जीवा के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। और कौन कौन आता है ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है, एमसीक्यू भी कराएंगे, कौन कौन स्वर जो है, कौन अग्र स्वर है, कौन पश्च स्वर है, कौन मध्य स्वर है, आपको बताना रहेगा। इतना डिटेल में आता है हिंदी। ठीक है, पढ़ के कैसा लग रहा है जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए, तो जीवा के प्रयोग के आधार पर, ठीक, तो अग्र स्वर, पश्च स्वर और अग्र स्वर किसको कहेंगे? जिन स्वर के उच्चारण में जीभ का अगला हिस्सा, जीभ निकाल के हाथ दिखा नहीं सकते ना, तो अग्र भाग काम करता है। ई, ए, तो वो 4 होंगे अग्र स्वर जीवा के आधार पर, जीभ की बनावट के आधार पर। फिर केंद्रीय या मध्य स्वर के आधार पर, तो केवल मतलब जिसमें जीभ का पिछला हिस्सा प्रयोग में लाया जाता है, तो वो होता है अ। इसी को केंद्रीय स्वर भी बोलते हैं, मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर। और उसके अतिरिक्त 4 हो गया ये, 1 हो गया 5, तो अब कितने बच गए? 6। इसमें एक कौन नजर नहीं आ रहा है? री। तो बाकी के जो 6 हैं, जिन स्वर के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग प्रयोग में लाया जाता है, वो कहलाते हैं पश्च स्वर। जीभ की बनावट के आधार पे अग्र, मध्य और पश्च। आपको याद रखना है अग्र स्वर कौन 4 है? ई, ए। बड़ा आसान है। आपको याद रखना है मध्य स्वर कौन है? अ। तो इसके अतिरिक्त इन 5 के अलावा जो 6 बच गए वो सब के सब कौन है? पश्च स्वर है। ठीक, इस तरीके से आपको यह याद रहेगा। अब नेक्स्ट है हमारा मुख द्वार के खुलने के आधार पर, मुख द्वार के खुलने के आधार पर संवृत, ठीक है, और उसके बाद अर्ध संवृत, विवृत और अर्धविवृत। ये क्रम इस तरीके से रहता है कि संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर। ठीक है, और इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। हाफ क्लोज, हाफ ओपन। भाई अब सब लोग कहेंगे कि सर आधा खुला और आधा बंद, बात तो एक ही हुआ ना? नहीं हुआ। ठीक है, अभी इसी को क्लियर करेंगे। पहले देखते हैं क्लोज यानी कि संवृत। ठीक, संवृत किसकी पढ़ रहे हैं हम लोग? मुखाकृति के आधार पर संवृत स्वर। ठीक है, जिसमें मुख क्या हो? लगभग बंद हो या पूरी तरीके से बंद हो, ऐसा उच्चारण करते समय। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं संवृत। ठीक है, क्लोज, इसका मतलब क्या होता है? क्लोज। ये आपको नजर नहीं आ रहा है शायद, चलिए हम हट जाते हैं। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग क्या रहता है? बंद रहता है। मुंह क्या रहता है? लगभग बंद रहता है। उदाहरण के लिए कौन कौन दिया गया है? अच्छा, इधर तो नजर आ ही रहा है, हम कहे के लिए हट गए थे।
कोई बात नहीं। समृद्ध स्वर, ठीक है, कौन कौन आएंगे इसमें? ई ऊ। देख रहे हैं, मुंह खोलने की जरूरत पड़ रही है आपको? ई, मुंह खोलना ही नहीं पड़ता है। ई ऊ, ठीक है, हंसने का बात नहीं है, आपको इसको खुद ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हुए समझना है, आत्मसात करना है इसको। भाई हिंदी है, और जो CGSI वाले जो वीडियो देख रहे हैं भाई, आपको तो पता ही है इसका इंपॉर्टेंस। 125 नंबर, बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है आपके सिलेक्शन में हिंदी। और देख लीजिए, बेस्ट हिंदी आपको मिलेगा कहाँ? जीत फाउंडेशन क्लासेस में। कौन पढ़ाएगा? प्रेमजीत सर और सत्यजीत सर, ठीक है। अब तक आपने जहां भी हिंदी पढ़ा होगा, आपको इसको पढ़ने में मजा आ जाएगा हमारे साथ, एकदम एक माहौल जैसा क्रिएट होगा। चलिए देखते हैं। समृद्ध के बाद है अर्ध समृद्ध, मतलब मुख्य द्वार आधा बंद रहे, मुख्य द्वार आधा बंद रहे, ठीक है। पहले बंद था, अब बंद से आधा बंद, अब पहले खुला रहे और उससे फिर आधा खुला रहे, दोनों में फर्क है, ठीक है। तो जैसे कि ए, ओ, ठीक है, इसका उच्चारण करिए, तो इनको हम कहते हैं अर्ध समृद्ध। क्लियर? समृद्ध में याद कीजिए कौन कौन था? ई ऊ, मुंह बंद है, थोड़ा सा मुंह खोलेंगे। अर्ध समृद्ध कौन है? ए, ओ, हल्का सा खुला, ठीक है। अब देखते हैं विवृत, या उसके पहले देखते हैं अर्ध विवृत, ठीक है। जिन स्वर के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, ठीक है, जैसे कि आ, ए, बड़ा वाला ओ, आधा मुंह खुल रहा है, ठीक है, आधा मुंह फाड़ना पड़ रहा है हमको। री, समझ पा रहे हैं? स्पष्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये चारों कौन होंगे? अर्ध विवृत। किसके आधार पे? मुखाकृति के आधार पर, मुंह बनाने के उसके आधार पर। और जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, आ, ठीक है, हंसने की बात नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कि भाई जीवाकृति के आधार पे कौन कौन था, मात्रा के आधार पे कौन कौन था? ह्रस्व, फिर दीर्घ, फिर प्लुत, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। फिर हमारा कौन आया जीवा के आधार पे? कौन? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर में कौन थे? ई ए। मध्य में कौन था या केंद्रीय स्वर कौन था? अ। इनके अलावा जो बच गए वो कौन थे? पश्च स्वर थे। इसके अतिरिक्त हम कहाँ आए थे? इसके बाद हम आए थे मुख्य द्वार के आधार पर, 4 भागों में बांटा था, समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृत, अर्ध विवृत। फिर हमने जब देखा था कि विवृत स्वर बहुत बार एग्जाम पूछा है कि विवृत मतलब जब पूरा मुंह खुल जाए वो कौन सा स्वर होता है? तो आ की मात्रा आ, आधा खुले अ, ए, औ। फिर ए और ओ, इसमें आधा बंद रहता है और पूरा ही बंद रहेगा ई ऊ, इन चारों को बोलने में। तो इस तरीके से इसको बांटा गया है, ठीक है, 1, 3, ये चारों को मिला के और उस तरीके से। चलो अब अगला है ओष्ठाकृति के आधार पर या ओठ के आधार पर, ठीक है। वृत्तमुखी किसके आधार पर? ओष्ठाकृति के आधार पर या ओठों के आधार पर, ठीक। हम होठ कैसा बनाते हैं उसके आधार पर स्वरों को बांटा गया है। तो अवृत्तमुखी यानी अगोलित, या इसी को हम लोग बोलते हैं वृत्ताकार, और एक होता है अवृत्ताकार। उल्टा लिख दिया क्या? ये है वृत्ताकार और ये है अवृत्ताकार, अवृत्तमुखी, ठीक है। सर्कुलर और ये सर्कुलर नहीं। वृत्तमुखी, जिन उच्चारणों में ओठ जो है वो वृत्तमुखी या गोलाकार हो जाए, ठीक है। ऊ, ओ, आओ, यानी कि जो ओठ है हमारा वो पूरे किस तरीके से हो जाए? एक सर्कल की तरह बनता हो जब भी हम उच्चारण करते हैं तो, ठीक है। तो इस तरीके का जो स्वर है वो क्या कहलाएगा? वृत्तमुखी या गोलक। बड़ा इंटरेस्टिंग है, अवृत्तमुखी या अगोलित, ठीक। तो जो बच गए उन चारों के अलावा कौन कौन? आ, ई, ए, री। तो ये लोग कौन हुए भाई? अगोलित या अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार। किसके आधार पे? होठों के बनावट के आधार पे या उनकी स्थिति के आधार पर। और कौन कौन वृत्ताकार हुए? बस ये याद आपको रखना है। अवृत्ताकार अपने आप ऊ, ओ, औ। तो ये चारों जो हैं वो वृत्ताकार हैं, आपको वृत्ताकार याद रखना है, काम बन जाएगा। तो मूलतः यही 4 होते हैं। अब अलीजीवा के आधार पर, होठों के आधार पर अवर्तुल और वर्तुल और अर्धवर्तुल, ठीक है, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम करेंगे इसके एमसीक्यूज।
ठीक, कि भाई प्रश्न भी कर लेते हैं। देख लीजिए कि कितने समय में, कितने कम समय में हमने जाना स्वर को। अब तक हमने पढ़ लिया वर्ण को और हमने पढ़ लिया स्वर को, और हम करने जा रहे हैं उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए। इससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। एसआई वालों, सीजीएसआई वालों, हॉस्टल वार्डन वालों, प्यून वालों, सीजीआरआई वालों, सीजीपीएससी, सीजी व्यापम वालों, हिंदी का प्रश्न हमारे पीडीएफ के बाहर बहुत कम चांसेस है, संयोग बहुत कम ही है कि क्वेश्चन आएगा। इस तरीके की थ्योरी, इस तरीके का ऑब्जेक्टिव कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक पीडीएफ पहले चैप्टर का कंप्लीट हमने आप लोगों के लिए अपलोड करवा दिया टेलीग्राम में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जरूर देखें। चलिए, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? भाई सबको पता है कितनी है, 4। कितनी है? 4, ठीक है। अब यहां दिया हुआ है ह्रस्व स्वर 4 कौन कौन से? अ, ई, उ, री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर कौन सा है? इसमें से दीर्घ स्वर कौन सा है? ध्यान से देखिए आप इनको और बताइए कि इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा है। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर हमारे 4, अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर के अंदर आता है आ, ई और उ, ठीक है। और संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं ए, ओ और ओ। तो ये टोटल हम दीर्घ स्वर में पढ़ते हैं 7, लेकिन अगर क्लासिफाई करके अलग से पूछा, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ गया है। 4 होते हैं ह्रस्व स्वर और 7 लेते हैं हम लोग दीर्घ स्वर। लेकिन उन दीर्घ स्वरों में संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, फिर ए, ठीक है। अच्छा, मैं इसको और डिटेल में बताता हूं आपको, ध्यान समझिएगा यहां पे, इसीलिए ना जरूरी है। देखिए पढ़े हम लोग, अब पढ़ने के बाद जब हम एमसीक्यू करने आए तो कुछ नया सीखने मिल रहा है। क्या नया सीखने मिल रहा है कि दीर्घ स्वर कहने के लिए हमने इस क्वेश्चन का आंसर लिया है आ, ठीक है। तो दीर्घ स्वर में आ, ई और उ 3, ठीक। 4 जो होते हैं ना वो संयुक्त स्वर होते हैं। कौन कौन से? ए, ओ और औ। नजर आ रहा है सब लोग को? हाँ, नजर आ रहा है। अब ए जो है वो मिलता है अ और ई के मिलने से। ए मिलता है अ और ए के मिलने से। किसके मिलने से? अ और ए के मिलने से। ओ बनता है अ और उ के मिलने से, ठीक है। ये सब देख रहे हैं, ये सब आपके ह्रस्व स्वर है, ठीक है। ए को छोड़ दीजिए मोस्टली, ठीक। और ओ बनता है अ और ओ के मिलने से। तो चूंकि ये जो चारों है ना, ये जो चारों हैं, ये कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। ये जो चारों हैं ए, ओ और औ, ये चारों को हम लोग संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। स्वरों के मिलने से चूंकि इनका जन्म हुआ है। और दीर्घ स्वर मूलतः 3, ठीक है। 7 ही हैं दीर्घ स्वर, कंफ्यूजन नहीं पालना है। लेकिन अब देखिए, इसमें तो सभी स्वर थे, सभी दीर्घ स्वर थे, लेकिन उसमें भी पूछा है दीर्घ स्वर कौन सा है। तो बताइए क्या होगा आंसर? आ। क्या होगा? आ, ठीक है। तो एमसीक्यू सॉल्व करने का कुछ फायदा हुआ? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, अब बाद में आके कहिएगा अरे कैसे ये वो फलाना ठिकाना ढिमका, कुछ नहीं होने वाला है, बाहर हो जाइएगा। इसलिए एकदम बढ़िया से पढ़ना है, हमारे साथ बने रहना है, एकदम बढ़िया तैयारी करना है एकदम। चलिए निम्न में दीर्घ स्वर है, निम्न में दीर्घ स्वर है। देखिए पहले तो ये तो है ह्रस्व स्वर, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ए और ए दीर्घ स्वर हैं, बट ये लोग संयुक्त स्वर भी हैं। बच गया ई, क्योंकि आ, ई
और उ, ये तीनों मूलतः दीर्घ स्वर हैं। ठीक, तो अब देखते हैं आंसर क्या लिया इस क्वेश्चन के लिए। यहां पे दिया ही है, ठीक है, ये ह्रस्व स्वर हैं और ये संयुक्त स्वर हैं, तो ये तीनों दीर्घ स्वर हैं, तो आंसर क्या लेगा, बी, यानी कि ई जो है वो हमारा उस क्वेश्चन का आंसर था, प्लुत स्वर। अब देखिए यहाँ पे औम लिखा है, उम लिखा है, ओम लिखा है, ओम लिखा है, ये जो मात्रा यहाँ यूज किया है, ठीक है, इसके कारण ही ये त्रिमात्रिक स्वर बनता है। प्लुत स्वर किसको कहते हैं, जिसमें तीन मात्रा या तीन मात्रा के उच्चारण का जिसमें समय लगता है वो प्लुत स्वर कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखिए, ठीक, ये हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि ओम प्लुत स्वर है, शेष जो है वो त्रुटिपूर्ण है। क्यों है कि उच्चारण में 3 गुना समय लगे, उसे ही क्या कहेंगे, प्लुत स्वर कहेंगे। इसका कोई चिन्ह नहीं होता है, 3 अंक लगाया जाता है। हिंदी में सामान्यतः प्लुत का प्रयोग नहीं होता, वैदिक भाषा में और नाटक इत्यादि के संवाद लिखते समय पुकारने के संदर्भ में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो हिंदी पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, भरोसा हो रहा है कि एग्जाम में कोई भी हिंदी का क्वेश्चन हो। अब देखिए ये तो बस बिगिनिंग है, एकदम इंट्रोडक्शन है, बाकी सब चैप्टर का समझ लीजिए क्या ही लेवल होगा। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, तो भाई जाहिर सी बात है कौन स्वर है भाई, वो प्लुत। दीर्घ में ह्रस्व के 2 गुना और प्लुत में ह्रस्व स्वर के 3 गुना समय लगता है। ठीक है, हिंदी वर्गों का स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। 3 आते हैं भाई, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र, मध्य और पश्च। पश्च में होते हैं 6, मध्य में होता है बस आ 1 और इसमें होते हैं 4 और 1 5। ठीक है, 4। तो भाई अग्र, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ये जीवा के आधार पे, वर्गीकरण के आधार पे ये भेद होते हैं स्वर के। विवृत स्वर जो है ये नहीं होता है, ये मुखाकृति के आधार पे होता है। ठीक है, समृत, विवृत, उसके बाद अर्ध समृत और अर्ध विवृत। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं पढ़ने का स्वर उच्चारण में जीभ का अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग सहायक सिद्ध होता है, इसीलिए अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर होते हैं। मुख के खुलने की स्थिति पर विवृत, अर्धविवृत, अर्धसमृत और असमृत। तो जो भी एक्सप्लेनेशन है उसको भी पूरे अच्छे तरीके से एकदम कंपाइल करके इस पीडीएफ को, नोट्स को तैयार किया गया है हमारी पूरी टीम के द्वारा। तो देखिए इतना मेहनत लगा है, तो पहला पीडीएफ आप लोग के डेमो के लिए हम लोग अपलोड करेंगे, बाकी आपको हमारे ऐप से परचेस करना रहेगा। ठीक है, और जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को पक्का दबाएंगे, क्योंकि जल्द ही हम लोग सारे सब्जेक्ट्स के हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मैथ्स, रीजनिंग और आपका हिंदी, इंग्लिश, साथ में छत्तीसगढ़ी, ठीक है, सबके कुछ ना कुछ लाइव क्लासेस हम लेके आ रहे हैं, आप देख पाएंगे। और आपका जो सीजीपीएससी प्यून है उसकी पूरी बैच एकदम फ्री है। और उसके बारे में भी एक इंपॉर्टेंट नोटिस कल मैं लाइव लेके आऊंगा कि आप लोग डाउट्स अपना रख पाए। मध्य स्वर किसे कहते हैं, मध्य स्वर हम कहते हैं आ को, केंद्रीय स्वर भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो आ हमारा क्या रहेगा, मध्य स्वर। एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब अचानक से आपको देखने मिलता मध्य स्वर, आप कभी सोच पाते कि आ को मध्य स्वर कहेंगे अगर ना पढ़े रहते तो? आ से तो शुरुआत होता है, तो मध्य स्वर कैसे होता है ये? ठीक है, तो ये जानने वाली बात है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? उ समृत, ठीक है, समृत, पश्च समृत, अर्घ विवृत, पश्च विवृत, अग्र समृत। क्योंकि भाई इसके लिए क्या होता है, मुंह बंद रहता है, ई उ। ठीक है, इसके लिए आपको मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो पश्च समृत। ठीक है, एकदम लास्ट वाला ऑप्शन था ना हमारा, समृत, यानी कि देखिए उ के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है और ये पश्च स्वर है। ठीक है, तो दोनों को मिलाया है, पश्च जीभ के आधार पर और मुख के आधार पर, दोनों को जोड़ा है, तो वहां से पश्च को उठाया है, पश्च स्वर है, और यहां से समृत को उठाया है, तो इसको इसीलिए नाम दे दिया है पश्च समृत। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको घुमा के एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण है।
कौन है? वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा स्वर संवृत है? संवृत मतलब टोटली क्लोज्ड, जब हमारा माउथ यानी कि जो हमारा मुंह है, मुख है, वो पूरी तरीके से बंद रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं संवृत स्वर। उस समय जिसका उच्चारण होता है, मैंने बताया भी था, ई ई उ उ, ठीक है, याद आ रहा है? मुंह खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो देखिए इसमें कहीं भी उ ई नहीं है, सी ऑप्शन में है, यानी कि ई होगा हमारा, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है संवृत स्वरों की? 4, ई ई उ, ठीक है, याद रहेगा? इतने बार बता ही देंगे, याद रहेगा। आपको बस करना है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है और अपने दोस्तों को बताना है, ठीक। और CGPSC प्यून की जो क्लासेस हैं वो कंप्लीटली फ्री हो रही हैं और लाइव भी होंगी जल्दी से। और CGSI मेंस में बड़ा काम आएगा ये वीडियो, तो जो SI वाले हैं भाई जुड़ जाओ, ठीक है। अर्धविवृत स्वर हैं, अर्धविवृत, ठीक है, संवृत और उसके बाद विवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत। तो अर्धविवृत स्वर कौन सा होगा इसमें से भाई? देखिए कौन कौन सा है? उ, ए, आ और ए, ठीक। आपसे पूछा है उसने अर्धविवृत, विवृत भी नहीं पूछा है। अगर विवृत पूछता तो सबको पता है विवृत कौन सा था? आ, जिसे पूरा मुंह खुले एकदम फाड़ के, ठीक है, उसको हम लोग विवृत स्वर कहते हैं, आ, ठीक। तो अब उसके अतिरिक्त अर्धविवृत किसे कहेंगे? अर्धसंवृत नहीं, अर्धविवृत मतलब कि पार्शियली, ठीक है, ओपन। तो अर्धविवृत में आपका आएगा, कौन कौन आता है अर्धविवृत में? अ, फिर आता है ए, फिर आता है औ, और फिर मैंने लिखवाया था, इसको भी लिख लीजिए आप करके। तो अब देखिए इसमें से कौन सा है ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन है? ए, बी ऑप्शन। अर्धविवृत स्वर कौन होगा? बी। अन्य स्वर कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है भाई? संयुक्त स्वर ए, ओ और औ, ये 4 जो थे ये हमारे संयुक्त स्वर हुआ करते थे, ठीक है। देखते हैं अब, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि भाई ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक। कहीं छिप तो नहीं रहा ना? बिल्कुल सही है, सब ओके ओके। ओ संयुक्त स्वर नहीं है, जबकि ए ओ संयुक्त स्वर हैं, ओ और औ भी है, ठीक है, 4 होते हैं, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी। मैंने बता दिया आपको पहले ही संयुक्त स्वर किसे कहेंगे। कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो देखिए भाई अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये उच्चारण स्थान, ठीक है, जो कि हम व्यंजन वर्ण पढ़ने के बाद और अयोग वाह पढ़ने के बाद, उत्तक्षिपित व्यंजन और बाकी जो भी है उसमें अंतस्थ सब व्यंजन वगैरह पढ़ने के बाद हम जाएंगे वर्णों के उच्चारण स्थान पर। तो वर्ण इतना छोटा टॉपिक नहीं है, अच्छा खासा टॉपिक है, बस आपको समय देना होगा और बिल्कुल बोर नहीं होंगे। बड़ा ही लॉजिकल सब्जेक्ट है, हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण, और पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और पोस्ट लेके रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।